सो हेलो अभिजीत, वेलकम हेलो टू माय कुणाल। चैनल पॉडकास्ट विद कुणाल। सो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, बहुत एक्साइटेड था आपसे बात करने के लिए। तो आप एक बार थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहोगे कुछ? जरूर। सो मेरा नाम अभिजीत परांजपे। मैं पुणे से हूँ एंड 41 ईयर्स इज माय एज। मैं हमेशा पुणे में ही रहा हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। मेरे सारे जॉब्स भी पुणे में रहे हैं। मेरा ओवरऑल अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ओवरऑल इट हैज बीन 18 प्लस ईयर्स का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्ट किया सिम्बोसिस सेंटर फॉर आईटी, जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद मैं गया कन्वर्जिस, जो एक बीपीओ है। और मेरे जो दो, जिसको हम स्टिंट बोलते हैं कि आप जिस जगह पे ज्यादा से ज्यादा टेन्योर आपने दिया है, तो ऐसे दो जगह थी, दो ऑर्गेनाइजेशन। एक है टेक महिंद्रा 5 साल, और HSBC टेक्नोलॉजीज 10.5 ईयर्स, 10.5 साल। ओके। सितंबर 2021 में मैंने आई डिसाइडेड कि मेरे को आई वांट टू लीव माय जॉब एंड आई वांट टू डू समथिंग एल्स। और वहां पे आई गॉट माई सेल्फ इनटू कोचिंग। सो अगर बहुत ही ब्रीफली कोचिंग के बारे में बताऊं तो इट इज लाइक अ फॉर्म ऑफ काउंसलिंग, हम बोल सकते हैं उसको। काउंसलिंग, ओके। बहुत सारे उसके अलग अलग शेड्स है, उसके अलग अलग पहलू है। लेकिन कोचिंग साइकोलॉजी के बहुत डेप्थ में नहीं जाता। वो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, कि आज कहाँ हो, कहाँ जाना है, और उस बीच की जो जर्नी है उसको पूरे कैसे करोगे। उसके लिए गोल सेटिंग करना, एक्शंस लेना, ये सारा कोचिंग है। और जब कोई कोचिंग करता है, कोई भी कोच, तो उनको एक नीश या खुद का एक टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि आप किस तरह के कोच हो। सो मेरा आज तक का कुणाल, बिकॉज मैं कॉलेज में थिएटर्स और ड्रामास किया करता था, और हमेशा आई बीन अ काइंड ऑफ अ पीपल पर्सन। तो हमेशा एक इंक्लिनेशन जो बोलते हैं, एक झुकाव लोगों की तरफ, पीपल की तरफ, इमोशंस की तरफ, ये ज्यादा था। तो मैंने जब अपनी कोचिंग कंप्लीट की, तब मैंने जो नीश या वो टाइप जो डिसाइड किया, उसको मैं बोलता हूँ इमोशनल फिटनेस एंड रिलेशनशिप। फिटनेस ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है। दैट्स द हुँ, फर्स्ट रीजन कि मैंने उसमें फिटनेस क्यों इंक्लूड किया। जितना फिजिकल फिटनेस जरूरी है, उतना इमोशनल फिटनेस ही जरूरी है। दैट इज द सेकंड रीजन। थर्ड राइट। रीजन, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, कि जिस तरह का इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन मैं हूँ, इमोशंस और रिलेशनशिप ये कहीं ना कहीं बहुत क्लोज टू हार्ट है, इसलिए वो मैंने चूज किया। एंड फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, चीज है, ऑल ऑफ अस, सब लोग, हम, राइट, हम अपनी मेजोरिटी ऑफ द लाइफ इस व्हील पे ऑपरेट करते होते हैं, जिसकी ये दो साइड्स है, एक है इमोशंस और एक है रिलेशनशिप। अब जब मैं रिलेशनशिप बोलता हूँ, सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की मैं बात नहीं कर रहा। मैं सारे तरह के रिलेशनशिप्स, फिर वो पेरेंट्स के साथ हो, अपने भाई बहन सिबलिंग्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, वर्क कॉलीग्स हो, और फिर अपने पार्टनर्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, जो भी। तो जिस तरह का रिलेशनशिप है, हम उसमें हमेशा कोई ना कोई इमोशन हमारा इन्वेस्टेड होता है। राइट। और हर रिलेशनशिप का हमारे इमोशंस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ दे आर द टू साइड्स ऑफ वन व्हील और अ कॉइन, राइट। इसलिए आई डिसाइडेड टू चूज दिस एज अ नीश, मेरा जो नीश। और उसके साथ साथ मैं एक फ्रीलांस ट्रेनर भी हूँ, और कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप, इसमें मैं फ्रीलांस ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये मेरा प्रोफाइल है। 18 साल का ओवरऑल एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और लास्ट 2-3 years इनटू कोचिंग एंड ट्रेनिंग। दैट इज हाउ राइट। हु आई सो एक चीज़ और मेरे को जैसे आपसे पूछना था, जैसे आपने बताया रिलेशनशिप जस्ट नॉट अबाउट पार्टनर, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, भाई-बहन या हमारे सर्कल में, हमारा जो सर्कल जहाँ से हम आए हैं, उस सब तरीके की रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो हमारा आज के टाइम पर जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, मैं सिर्फ पार्टनर की बात करूँगा अभी एट द मोमेंट, मतलब एम। बेसिकली गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड इनकी। सो किस तरीके से हमें उसको रखना चाहिए? बिकॉज़ लोग इतने ज़्यादा फास्टेस्ट मूवमेंट पे आ गए हैं आज के टाइम पे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और मेंटल हेल्थ तो जैसा आपने फिटनेस की बात करी, फिटनेस मेंटल हेल्थ तो बहुत अलग ही लेवल पे चली गई है। उसको कैसे काम करें? किस तरीके से हम लोग अपने रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं? बिकॉज़ आज के टाइम पे एज़ यू नो यार, ऑप्शन इतने हैं कि लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना चाहते। कोई भी लोग हो, लगता है इनके पास ऑप्शंस इतने हैं कि यार ठीक है, तेरे को लग रहा है लाइफ में रहना है तो तू रह, अदरवाइज कोई बात नहीं, मेरे पास अदर ऑप्शंस हैं। बट अगर मैं 90s का हूँ, राइट? तो हम जब बड़े हो रहे थे तो उस टाइमिंग पे रिलेशनशिप में अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती भी थी तो लोग मैनेज करते थे उसे, कोशिश कर सकते हैं कि मैं इसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताऊं। चाहे ठीक है, हर रिलेशनशिप में ऊपर नीचे होती है, बट आज अगर मैं देखूं
जो टीनेज है या फिर जो जेनजीज है, जो न्यू कमर्स बेसिकली रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जैसा मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, शो ऑफ ज्यादा हो गया है। इट्स नॉट अबाउट रिलेशन को मेंटेन कैसे करें अकॉर्डिंग टू यू? ओके, कुणाल, ये बहुत वाइड सवाल है, राइट? सिर्फ सिर्फ ये बोलना कि रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करें और उसका अगर मैं कोई भी जवाब दूं, जैसे कि सारे पॉइंट्स अभी तुमने कवर किए, मैं कोई भी जवाब दूं ना, उस पे किसी ना किसी को कोई कोई लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, कोई लोग उससे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे, और कोई लोग राइट। बोलेंगे नहीं, अभिजीत इतना बकवास कर रहा था, वो बस एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस की बात कर रहा था। तो मेरे को द वे आई लुक एट इट कि रादर देन डायरेक्टली गेटिंग इनटू कि रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करें, मेरा मानना है कि हम शुरुआत से शुरू करते हैं, राइट? ठीक है। हम प्री रिलेशनशिप से शुरू करते हैं, फिर हम ड्यूरिंग रिलेशनशिप पे जाते हैं, रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उससे बाद में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों ना करें, ब्रेकअप की भी बात करेंगे। सो वी विल गो इन अ सीक्वेंस रादर देन डायरेक्टली सेइंग कि अरे इस ये चार चीजें करोगे, ऐसा कोई वहां पे रूल बुक है नहीं रिलेशनशिप में। क्योंकि सबसे सबसे पहली एक बात याद रखेंगे कि जहां पे इमोशंस आ गए ना, वहां पे तुम बहुत रूल्स नहीं लगा सकते। द मोमेंट देयर आर इमोशंस, अगर तुम इमोशंस को ही रूल डालने लग गए तो फिर जीने जीने का मजा चला जाएगा एक पॉइंट के बाद, कि अरे मतलब मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए भी रूल्स करूँ, ये ठीक है। तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले वी विल लेट्स टॉक अबाउट dating and relationships, okay, and getting into relationship. Now before I start anything, कुछ चीजें क्लियर करनी है मुझको, और इसलिए क्लियर करनी है ताकि हमारा पॉडकास्ट जब लोगों तक पहुंचे और वो उसको सुने, उनको कुछ चीजें पता हो कि ये किसी भी एक जेंडर की तरफ एक पहले तो पॉइंटेड नहीं है, ये राइट। रिलेशनशिप, इमोशंस और दोनों पार्टनर्स को लेके है। वो जहां जो भी पार्टनर्स है उनको लेके है, वो किसी भी एक जेंडर की लड़के ने ये करना चाहिए, लड़की ने ये करना चाहिए, ये पॉइंट नहीं। बिकॉज लड़का लड़की, द बॉय गर्ल्स आर डिफरेंट इन नेचर, डिफरेंट इन द वे वी आर डिजाइन एज अ सिस्टम, राइट? तो इसलिए किसी की तरफ पॉइंटेड नहीं है। दूसरा, ये किसी कल्चर या किसी एथनिसिटी या किसी बिलीफ की तरफ भी पॉइंटेड नहीं है, ये पूरी तरह पॉइंटेड है इमोशंस की तरफ। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, ऑब्वियसली ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, विच इज ऑल फाइन, बट अल्टीमेटली ये एक, जैसे मैं एक इमोशनल फिटनेस और रिलेशनशिप कोच हूँ, ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है, राइट, विच इज वेरी प्रोबेबली जो मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे खुद के मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस रहे, जो मैं कोचिंग के वक्त क्लाइंट्स से एक्सपीरियंस रहे, उन पे बेस्ड मेरी कुछ चीजें हैं, राइट? सो ये तीन चीजें हम याद रखेंगे जब हम बात करेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम किसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं या किसी को अच्छा या बुरा बोल रहे हैं। देयर इज नो राइट और रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू सच इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। ऑलराइट, चलो लेट्स गेट इनटू दिस। सो डेटिंग नाउ, you take the old times, जैसे तुमने बोला, you said you are from 90s, even I am a 90s kid because 82 का अगर मैं born हूँ तो obviously I am a 90s kid, या 80s का। So let's say कि dating तब की या dating आज की, point देखो, you said a very interesting point कि अब mediums बहुत खुल गए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है, राइट? बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बोल दे, वेरियस एप्स बोलो, डेटिंग एप्स, ये वो। आजकल तो मैंने यहाँ तक लोगों ने ऐसे जोक्स भी करना शुरू किया था कि ये जो मैट्रिमोनी है ना, ये भी अब डेटिंग एप्स हो गए। आजकल तो ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी कुछ जो सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल नेटवर्क्स है, इनको भी लोग डेटिंग ऐप की तरह यूज करते हैं। सो एनीवे, पॉइंट इज बहुत सारे मीडियम्स बढ़ गए। सो ये जो हम बोलते हैं ना कि ऑप्शंस बढ़ गए, आजकल लोगों का ओवरऑल थ्रेशोल्ड कम हो गया है सहन करने का, कि अगर नहीं रहा तो रुक रुक छोड़ दो, आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये सारा हो रहा है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अब ऑप्शंस बढ़ना ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है कि व्हाट इज इट दैट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट इज इट दैट माय पार्टनर इज लुकिंग फॉर, और मैं और मेरी मेरी पार्टनर, हम दोनों एक दूसरे को उन चीजों में कॉम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जहां पे कर पाते हैं, फैंटास्टिक, वी विल कीप डूइंग दैट, और जहां पे नहीं कर पाते, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं, उस एफर्ट्स डालने के बाद हम कितने देर तक उस एफर्ट्स को सस्टेन कर सकते हैं, और अगर वहां से अच्छा हुआ, कंटिन्यू हुआ, ग्रेट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बहुत एफर्ट्स डाले दोनों ने अपने अपने से
तुम उसको एफर्ट्स बोलो, कुछ लोग उसको एडजस्टमेंट्स बोलेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, ये सारा माइंडसेट का खेल है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का खेल है। जिस चीज को अगर मैं एफर्ट बोलूं, तुम अगर मेरे को आके बोलोगे नहीं नहीं अभिजीत तू तो कॉम्प्रोमाइज कर, शायद वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तुमको कॉम्प्रोमाइज लगता हो, मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे को एफर्ट लगता हो। यही इमोशंस का मैजिक। सो अल्टीमेटली एक डिसीजन पे अगर हम आते भी है कल को हमारे पार्टनर्स के साथ कि ये शायद नहीं वर्क करे, इसको हम रोक देते या थम जाते हैं यहाँ। ये इस पूरी जर्नी में हम हमेशा खुद को इन्वेस्ट करते रहते हैं, राइट? इसलिए मेरे कुछ साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स भी है जिनके साथ जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि दिस इज लाइक ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जब हम ROI बोलेंगे तो लोगों को ऑड लगेगा, वो बोलेंगे अरे ROI तो पैसों में, हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। जब मैं किसी स्कीम में पैसे डालता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने ये डाला है, मैंने ये दिया है, तो मेरे को ये मिलना चाहिए। अब एक बताओ, रिलेशनशिप में और हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप में भी अगर मैं अपने पार्टनर की तरफ जब एफर्ट्स डालता हूँ या मेरी पार्टनर जब मेरी तरफ एफर्ट्स डालती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो द मोमेंट वी से कि एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जिसका मतलब हम कहीं ना कहीं हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, इसका कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन हम करते हैं। तो एवरी रिलेशनशिप, right? And as we said, we will specifically talk about romantic relationship. Even a romantic relationship is based on some amount of ROI, return on investment, कि आप कितना डाल रहे हो और आपको कितना मिल रहा है। अब the only problem here is because it is emotions, ये मेजर करने का कोई तरीका नहीं है कि मैंने 10 रुपए डाले मेरे को 12 रुपए मिले, इतना सिंपल तो वो है, राइट? सो डेटिंग से स्टार्ट करें तो तब भी लोग शायद डेट करते थे। उसके पहले, बहुत पहले, अपने दादा दादी के जमाने में डेटिंग वेटिंग था नहीं, वहां पे तो सीधे अरेंज मैरिजेस होते थे। कितने बार तो लड़का लड़की को पता नहीं होता था कि कौन है कौन नहीं है, पेरेंट्स यूज्ड टू डिसाइड। तब से लेकर आज तक काफी प्रोग्रेस हुआ। सो लेट्स आल्सो लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। देयर वाज अ टाइम व्हेन पेरेंट्स यूज्ड टू डिसाइड एवरीथिंग। जिससे बोला है उस लड़के से या लड़की से शादी कर, ज्यादा बात मत कर, सवाल मत पूछ। वहां से आज हम फ्रीडम तक आ चुके हैं कि वी कैन चूज हु डू वी वांट टू बी। तो दिस इज अ ह्यूज प्रोग्रेस। अब इस प्रोग्रेस को हमको पॉजिटिवली लेना है या इस प्रोग्रेस को अब हमको इस तरह से लेना है कि अब मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, इसको नहीं रहना है मत रहे, ये आएगा या ये आएगी। दैट डजंट मेक सेंस। सो व्हाई इज डेटिंग सो इम्पोर्टेंट, राइट? देयर इज द रीजन डेटिंग इज इम्पोर्टेंट इज वो एक प्रोसेस है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें जानने का, एक दूसरे के साथ बन रही कंपैटिबिलिटी को समझने का। और when I say compatibility, I'm talking about every element of compatibility. मैं बस इमोशनल या साइकोलॉजिकल नहीं, मैं फिजिकल कंपैटिबिलिटी की भी बात कर रहा हूँ, राइट? एंड फिजिकल compatibility does not only, I'm not only going towards sex, but I'm also talking about all those physical intimate moments that as partners we kind of go through and enjoy. So physical compatibility, emotional compatibility, thought process, चीजों को देखने का अप्रोच, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस डेटिंग में भी अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं ना। आई एम श्योर तुमने भी देखा होगा कि कुछ लोग डेटिंग एप्स पे जाके डेटिंग करते हैं और वहां से उनको टाइप्स मिलती है। अब देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन दैट एज वेल, बट उसमें एक लेंस आ जाता है। देखो, अगर मैं एक डेटिंग ऐप पे गया और मैंने किसी को एज वी से स्वाइप राइट किया और किसी ने मेरे को भी स्वाइप राइट किया और वो मैच हो गया। अब देखो, whenever I'm going to meet that person, मैं उसको उसी एक लेंस के साथ मिलने वाला हूँ कि यहाँ पे आई एम डेटिंग समवन, या अब हम बाकी ट्रेंड्स की भी बात करेंगे जो आजकल के नए नए ट्रेंड्स है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम राइट नाउ वेरी एक जो आइडियल कन्वेंशनल आइडिया ऑफ डेटिंग है उसकी तरफ जाते हैं। तो मैं उस वक्त उस लड़की को सिर्फ एक डेटिंग लेंस से मिलूंगा। When I meet someone with a dating lens, मेरे बहुत सारे बाकी एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन सकती है क्या, मैं उसका अच्छा फ्रेंड बन सकता हूँ क्या हम एक दूसरे का इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है क्या कि जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कोई भी चीज ओपनली कम्युनिकेट कर सके, कभी कभी बकर कर सके, कंप्लीट हैंग आउट कर सके, एट द सेम टाइम कभी कभी एक दूसरे को इतना क्लियरली बोल सके कि रुक जा, राइट नाउ आई नीड टाइम, मैं उसको बोल सकूं वो मुझे बोल सके। ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े सेकेंडरी हो जाते हैं और एक ही एलिमेंट ऊपर आता है कि अब इसको डेटिंग करना है। अब उसमें क्या हो जाता है, देन
many of the times, I'm not saying with all people, but majority of the times, हमारा पहला ध्यान, which is obvious, right? आंखें पहले देखती है, हमारा पहला ध्यान जाता है looks पे, right? और वहां पे बहुत सारी चीजें शायद समझ आए समझ ना आए, because someone who is looking very nice may have a very different way of thinking than what you have. But someone looking very nice, अरे अच्छा दिखता है या अच्छी दिखती है, इसलिए हम डेट को जाने को जो मान जाते हैं, और फिर पता चलता है कि अरे बाप रे, बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा। ऑन दी अदर हैंड, हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, इट्स अ प्योर फ्रेंडशिप, ग्रुप के थ्रू मिलते हैं, मे बी कॉफी शॉप में मिलेंगे, कहीं भी नाइट क्लब में मिले, जहां भी आजकल के एवेन्यू, वहां से एक्चुअली प्योर सिर्फ दोस्ती शुरू हुई। वी स्टार्टेड टू गेट टू नो द पर्सन। चलो शुरुआत में थोड़ी बहुत लुक्स देख लिए, लेकिन उसके बाद वहां का पहला लेंस क्या था? a good person. I just want to know him or know her. That's it. That's nothing more than that. And that is how we start building up, right? Now, वहां पे धीरे धीरे looks और ये सब चीजें धीरे धीरे पीछे हो जाती है, और we actually start to get to know the person. या नेचर डिपेंड करता है। करेक्ट, वो किस किन चीजों में किस तरह से रिएक्ट करता है या करती है, how do they handle certain things in a certain way, how is their relationship with their parents, with their other friends. It's very important. How do that person behave only when that person is only with you, when that person is in a social circle, when that person is at home, how is that person behaving? क्योंकि कल को बाय चांस अगर ये रिलेशनशिप आगे जानी है, और इसको अगेन मैं तो मैरिज वगैरह बाद में बोलूंगा, मैं बस बोलूंगा कमिटेड रिलेशनशिप, राइट? कमिटमेंट फ्रॉम हियर एंड कमिटमेंट फ्रॉम हियर, उसकी बात है। अगर लेट्स से इसका कोई चांस भी है आगे जाने का, तो हाउ इज दैट पर्सन बिहेविंग, reacting, responding to all other situations? It is very important. Tomorrow you may come together, tomorrow you may get married, tomorrow you may have kids, वो सारी बात की बात, but वो बेस जब शुरू होता है, and sometimes when people start dating after that, when I say dating, वो अपना शेड थोड़ा सा बदल देते हैं कि now not only friends, but we are more than friends, we are liking each other. वहां पे मेरे ख्याल से एक बेस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, rather than directly into the dating apps and directly looking at someone only from a dating lens कि अब बस डेट करना है। इससे अच्छा first get to know the person, get into that friendship thing, understand this, धीरे धीरे बाकी सारी चीजें बाजू में रह के spend time with that person if you start like. ये रही डेटिंग की बात। Once you are in a relationship, right? Now for me, very personally, committed relationship, commitment, long term, ये बहुत होली वर्ड्स है, सेक्रेड वर्ड्स है, क्योंकि एक बार अगर अपने सलमान भाई को बोल कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो उस तरह का कमिटमेंट, एक्चुअली दैट्स कमिटमेंट वर्ड इज मेंट फॉर दैट, राइट? सो लेट्स नॉट रश इनटू एनीथिंग, लेट्स नॉट हरी कि हाँ अब पसंद आ गया, अब रिलेशनशिप, अब बस तू ही मेरा फॉरएवर। लेट्स नॉट डू दैट, बिकॉज क्या होता है ना, इवन अपने इमोशंस बदलते जाते हैं व्हेन वी आर फ्रेंड्स। तब मेरे उस गर्लफ्रेंड, नॉट गर्लफ्रेंड, फ्रेंड हु इज अ गर्ल, जिसके साथ मैं जिस तरह से बात करता हूँ, ये थोड़ा सा बदल जाएगा, द वे शी इज टॉकिंग टू मी वो थोड़ा सा बदल जाएगा। इट इज ऑब्वियस, ये चेंजेस प्रोसेस करना बहुत जरूरी है व्हेन यू गेट इनटू फ्रॉम फ्रेंडशिप टू डेटिंग टू रिलेशनशिप। ये अगर प्रोसेस फॉलो करते हो, once you do that, and once then I would say spend more time, maybe live with each other for some time, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, maybe go on vacations, ये सारी चीजें करो, या एक दूसरे के साथ एक I don't know एक फ्लैट शेयर करो, जो भी करो, whatever you can do. So you mean dating is a good thing, मतलब आपको डेट करना चाहिए बेसिकली? एब्सोल्युटली करना चाहिए। बस डेटिंग करते वक्त आजकल एक नया टर्म जो निकला था ना, नेटो, राइट? नेटो बेसिकली NATO, नेटो मींस नॉट अटैच्ड टू एनी आउटकम। ये आज का एक नया ट्रेंड है भाई। अच्छा, डेट करो बट अटैच मत हो। नेटो, अब नेटो में होता क्या है ना कुणाल, कि नेटो में ऐसा है कि मैं 10 लड़कियों के साथ नेटो कर सकता हूँ, और वो लड़कियां भी 10 लड़कों के साथ नेटो कर सकती हैं। फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, जब आप किसी से मिलते हो, जब आप लोगों से बात कर रहे हो ना, आप, और जहां पे वो थोड़ी सी लाइकिंग और इमोशंस कनेक्शन की बात आती है, यू आर गिविंग आउट अ पीस ऑफ योरसेल्फ यार, तुम अपना एक इमोशनल पीस उसको दे रहे हो, या देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर टेलिंग दैट पर्सन, कोई सीक्रेट्स बता रहे हो, कुछ फनी एलिमेंट्स आपके बारे में बता रहे हो, कुछ ऐसी चीजें उनके साथ कॉन्फिडेंटली शेयर कर रहे हो जो शायद अपने
बहुत लोगों के साथ शेयर ना की हो. So you can't just keep doing that with 10 people. वहां पे there has to be that one person to do that. So to answer your question, yes, date definitely करो. डेट करते वक्त आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट डेटिंग लेंस के साथ जाओ. मैं तो बोलता हूँ पहले फ्रेंडशिप करो, जानो एक दूसरे को, फिर डेटिंग करो. और रश मत करो उसको डायरेक्टली कमिटेड बोल के और बाद में बोलना कि देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया या मैं ऐसा हुआ. व्हाई डोंट डू दैट. डेट, गेट इनटू अ रिलेशनशिप, गो थ्रू दैट होल प्रोसेस. उस प्रोसेस में आपकी खुद की विलिंगनेस टू एक्सेप्ट ईच अदर द वे यू आर. Nobody is perfect in this world, right? अब ये हमने शायद पता नहीं 100 साल से हम सुन रहे हैं कि nobody is perfect. सुना बहुत है, हम समझ नहीं पाते. हमने सुनी बहुत सारी बातें, हम मान नहीं रहे किसी भी बात को. तो हाँ, नहीं है perfect. मेरे में बहुत खामियां होंगी, मेरे पार्टनर में होंगी. How are we accepting each other with all those good qualities and the flaws? And how are we accepting each other is the base of any relationship at the beginning, along with other things such as trust and everything that we'll talk about. So that's my answer to your question. एंड एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है अगर हम ज़्यादा करते हैं अपने किसी भी रिलेशन में, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो या वाइफ गर्लफ्रेंड के साथ, दैट इज़ गुड कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना किसी से, क्योंकि हमें लगता है कि यार अगर मैं ये सोचता हूँ मुझे क्या इसकी तरफ से मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिलती, एग्जाम्पली वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मिलना हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, बात करना हो सकती है, वट जब हमें वो चीज़ें कम होने लग जाती है तो हमारा कहीं ना कहीं अंदर एक एरोगेंस आ जाती है कि यार ये पर्सन जो पहले था अब बदल गया. और जब मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था इस बारे में तो वहां पे लिखा हुआ था कि यार जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो सामने वाले पर्सन से तो वो टूटेगी ही टूटेगी. आप जब स्टार्टिंग में मिलते हो, फ्रीडम देते हो एक दूसरे को बात करने के लिए, मिलने के लिए एक्साइटेड, वो धीरे धीरे कम हो जाता है बिकॉज ऑफ आप एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते हो. और एक्साइटमेंट सबके साथ होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे हमारे घर वाले हैं, हम डेली उनके साथ उतने एक्साइटेड नहीं होते बात करने के लिए, बट हाँ सर्टेन टाइम जब हम मिल रहे हैं, कोई ओकेजन है तो हम ज्यादा हैप्पी होते हैं. तो सेम ये पार्टनर के साथ भी अप्लाई होता है मे बी. सो जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशंस के लिए या नहीं है? एक्सपेक्टेशंस रखना या एक्सपेक्टेशंस होना ये सबसे नेचुरल चीज है, स्पेसिफिकली इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप. अगर ये बिना एक्सपेक्टेशंस का रिलेशनशिप है तो आई वोंट कॉल इट अ रिलेशनशिप. फिर तो हम सारे संत आदमी होंगे जिनको कोई लेना देना नहीं, दुनिया जैसे चलनी है, माया मोह से हमें बहुत दूर. ये नहीं होगा, राइट? सारी तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होंगी, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सारी तरह का. सो एक्सपेक्टेशंस होना या रखना ये बात बुरी बिल्कुल नहीं. तुम उस एक्सपेक्टेशंस को कितना क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो, पॉइंट नंबर 1. और वो एक्सपेक्टेशंस जो जब फुलफिल अगर हो रही है तो कितनी हो रही है या किस लेवल तक हो रही है, उसका एक चेक इन लेना इज अनदर इम्पोर्टेंट. और अंडरस्टैंड दिस, जैसे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं बोलूं कल को रिलेशनशिप में मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस, नंबर 1 मैंने कम्युनिकेट किया है, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली कम्युनिकेट की है, राइट? और एक्सपेक्टेशंस चेंज होती जाएंगी. मैंने जनवरी में किसी को डेट करना शुरू किया फॉर एग्जांपल, और वहां पे अगर मैंने 4 चीजें उसको बोली है, वो एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस मई में, एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस दिसंबर में नहीं. लाइफ चेंज होती रहती है, एक्सपेक्टेशन चेंज होते रहते हैं. एज यू राइटली सेड, हम एक दूसरे को जितना जानने लगते हैं, हम लोग को एक दूसरे की जितनी छोटी छोटी बातें पता चलने लगती है, उस हिसाब से रिलेशनशिप का शेप और फॉर्म बदलते जाता है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस भी बदलते जाते हैं. तो इसीलिए टाइम टू टाइम बात करना, इसीलिए टेकिंग दैट टाइम टू सिट डाउन विद योर पार्टनर एंड मेकिंग श्योर दैट यू दोनों चीजें करना, यू अप्रिशिएट देम फॉर वट एवर हैज बीन गोइंग ऑन, जो भी अब हो रहा है उसकी अच्छी पॉइंट्स क्या है, और अगर कुछ खटक रहा है तो उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये जो आता है ना कि अरे जब मैं सोचता हूँ कि अरे मेरी तो एक्सपेक्टेशंस, अकेले बैठ के क्यों सोच रहे हो? पार्टनर है ना तुम्हारा, तो तुम रिलेशनशिप में अगर हो और अगर तुम अकेले बैठ के सोच रहे हो, इसका मतलब बहुत बारी यू आर अज्यूमिंग कि ये ऐसा ही हो रहा है, राइट? और when you are sitting with your partner, both partners should be ready to very open-mindedly accept whatever is being told by the other person. तो कल को मैंने सिर्फ ये बोलना कि मेरी एक्सपेक्टेशंस है और मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई या नहीं हुई, इसको मेरे को जानना है, ये जितना फेयर है उतना ही फेयर है
कल जब मेरी पार्टनर मुझे अगर मेरे को बोले कि मेरे भी ये एक्सपेक्टेशन है जो पूरी नहीं हुई, विल आई बी एबल टू ओपन माइंडेडली लुक एट इट, या वहां पे हम लोग फिर डिफेंड करना, झगड़े शुरू करना, ये करना। बिकॉज यार देखो, अगर तुम एज यू सेड कम्युनिकेशन गैप मे बी, अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है तभी तो ये सब चीजें क्रिएट होती है। ह्यूज कम्युनिकेशन गैप्स आती है। हमारे हमारे एज ए सेड हमारे कुछ फ्रेंड्स में जोक चलता है कि ऐसा क्यों हमको लगता है कि एक पॉइंट के बाद अपने पार्टनर्स अपने माइंड रीडर्स बन जाते हैं। उसको समझना चाहिए व्हाट एम आई सेइंग। क्यों? हाँ, व्हाई शुड वो मुझे बिना कहे समझ ले। क्यों नहीं समझ सकते? हम लोग ज्योतिष, हम लोग माइंड रीडर्स नहीं है। उनको भी कुछ एक सामने चाहिए देखने को, समझने को। तुम अगर कल कोई ज्योतिष के पास भी जाओ, इवन फेस रीडर के पास जाओ, पाम रीडर के पास जाओ, अरे तुमको तुम्हारा चेहरा लेके जाना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा हाथ दिखाना पड़ेगा, तुमको तुम्हारी कुंडली दिखानी पड़ेगी, और वहां पे भी विद ऑल दैट ग्रेट नॉलेज दैट दीस गाइज हैव, दे विल से सवाल क्या है, क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना है। वहां पे उनको चाहिए कि यू वेरी क्लियरली कम्युनिकेट कि अभी तुमको क्या जानना है, व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर, यू गो एनीवेयर। हम हमेशा कम्युनिकेशन और इसकी बड़ी बड़ी बातें, और प्रॉब्लम क्या है पता है कि इट इज अस हु टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी एल्स। हम सबके सामने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, मैंने तो बोल दिया, ऐसे बोल देना चाहिए। ऑफिस के इसमें वी अटेंड ट्रेनिंग्स अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब हम करते हैं। इसमें से इम्प्लीमेंट कितना करते हैं? So as you rightly use the word communication gap, अगर मैं कल को ये अज्यूम करता चलूं कि अब 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, मेरी पार्टनर को अब समझना चाहिए मेरे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और ये अजम्पशन लेके अगर मैं चलता रहूं, यार जैसे मेरे लाइफ में चेंजेस हुए उसके भी लाइफ में हुआ। राइट। इफ शी लेट्स से वर्किंग और इफ शी इज डूइंग समथिंग, उसके भी अपने टेंशन है, उसकी अपनी चीजें जैसी मेरी। हाउ वेल आर वी कम्युनिकेटिंग दोस्त? मैंने कुछ जगहों पे सुना, लोग बोलते हैं हम घर जाके बिल्कुल ऑफिस की बात नहीं करते। अब आई डू नॉट नो वेदर इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, कभी कभी लगता है क्यों नहीं करते। व्हाई इज इट नॉट, एटलीस्ट अगर कुछ शेयर करना हो अपने पार्टनर्स के साथ, करो ना, उनको इंक्लूड करो, लेट योर पार्टनर इंक्लूड यू। नाउअडेज तो एवरीबॉडी इज वर्किंग। आई एम श्योर देयर आर पीपल हु स्टिल आर who prefer to stay at home, और आजकल there might be also men who prefer to stay at home. It's nothing bad with that, even that is a full time job. उस दिन घर में भी कुछ कुछ होते रहता है, बट व्हाई नॉट टॉक, व्हाई नॉट कम्युनिकेट ओपनली? जो भी है यार, तेरे को तकलीफ ना हो इसलिए मैंने तेरे को बोला नहीं, बट तूने समझ जाना चाहिए था मेरे को देखे कि मेरे को तकलीफ हो रही। ओ दिस इज अ कंप्लीट मेस्ड अप लॉजिक। उससे अच्छा बैठो और बोलो कि मेरे को तकलीफ हो रही है, और वो तकलीफ शायद पार्टनर की वजह से ना हो, किसी और चीज की वजह से हो, बट है किसी और चीज की तकलीफ, तुम रखोगे दिमाग में, गुस्सा पार्टनर पे निकालो, एंड देन फिर वो ईगोज, और द मोमेंट रिलेशनशिप में ईगो आ गया, वहां पे समझना कि अब रिलेशनशिप धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, अनलेस यू डू समथिंग अबाउट इट। क्योंकि जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया ना, नहीं कर रही है ना, नहीं समझ रही है, अब मैं भी नहीं बोलूंगा। ये जब मैंने ले लिया ना ईगो, और एक किस बात का ईगो, मेरे को नहीं, व्हाई दैट इमोशन, चूज योर इमोशन, टॉक टू योर पार्टनर। एंड जो अभी आज का कल्चर जो इतना ट्रेंड में, हुकअप, कैजुअल रिलेशनशिप, ये हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? इतना ट्रेंड हो गया है हुकअप्स का, कैजुअल रिलेशनशिप का, ये हमें कहाँ लेके जा रहा है? आप मतलब मैं इस चीज को थोड़ा सा डीपली वे में समझता हूँ कि यार हम अगर इस कल्चर को अपनाते हैं तो शायद ये अभी एट द मोमेंट हमें अच्छा लगेगा, नए नए लोगों से मिलना, हुकअप करना, कैजुअल रिलेशनशिप करना, बट ये हमें गलत डायरेक्शन तक ले जा रहा है जहां तक मुझे लगता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हुकअप। जब तुम when two people hook up, at that time when they actually hook up, they come close, actually at that time they do not know कि they're hooking up only। तो जब दूसरे दिन उठ के पता चलता है कि यहाँ पे कुछ और नहीं होने वाला, that is when we say I had a great hookup, right? This is the first principle। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सबको एप्लीकेबल है, और मेरे पहले 3 डिस्क्लेमर जो मैंने दिए थे वो याद रखो, मैं किसी की तरफ कोई पॉइंट नहीं कर रहा। एक बात याद रखो, तुम हुकअप की बात करो, तुम कैजुअल रिलेशनशिप्स की बात करो, या वो
नॉट अटैच टू द आउटकम की बात करो, आजकल उसका एक नया टर्म है सिचुएशनशिप, तुम उसकी बात करो, तुम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की बात करो, तुम कोई भी टर्म की बात करो, एक बात याद रखो, तुम्हारे इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तुम कितना भी बोलो कि नहीं नहीं मेरे कोई इमोशंस नहीं, मेरी कोई अटैचमेंट है ही नहीं, मेरे को बस लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन से ऑल आई वांट इज फिजिकल इंटीमेसी, आई हैव नो इमोशनल अटैचमेंट टू दैट पर्सन, व्हेन दिस बॉडी actually is the most beautiful expression of your emotions. When you're looking at someone with love in your eyes, right? Even when you're touching someone with love, at times even with lust, whatever you want to call it, point is there is some emotion attached to it. So हम कितना भी माने या ना माने, हम सबके इमोशंस वहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, हम सबके इमोशंस वहां पे, हम जैसे मैंने बोला वी आर गिविंग आउट सम पीस ऑफ आवर्स टू समवन एल्स, राइट? और अगर इतना ही हम अगर इतने इंडिफरेंट और इतने इमोशनली स्ट्रांग होते ना, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ी पैरडी आती है, आयरनी आती है। अगर मैं इन सब चीजों को बोलूं कि हाँ सब आजकल जो सब जो ये कर रहे हैं, अगर वो बोले कि मेरे को अच्छा लगता है हुकअप करना है, कहीं पे अटकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मेरे को अच्छा लगता है, एकदम मस्त लगता है, किसी को एक को कमिट ना करो, आई कैन एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शंस। इफ यू रियली फीलिंग नाइस, अगर इतना अच्छा लगता है तो आज इतनी ज्यादा इमोशनल जिसको हम टर्मोइल रोलर कोस्टर जो आज के जनरेशन को क्यों है? अगर तुम इतने कूल हो उस सब के बारे में, आइडियली तुमको कुछ नहीं करना चाहिए ना, यू शुड बी एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, राइट? सो इसका मतलब वो गलत हो गया क्या? नॉट रियली, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस। इस सब का ना कुणाल एक सीक्वेंस है, हम किसी चीज को ब्लेम नहीं कर सकते, इस सब का एक सीक्वेंस है। अंडरस्टैंड दिस। हर जनरेशन जब हमारी जनरेशन ने भी एग्जांपल पकड़ लो, when our generation started dating, when our generation started to go more for love marriages rather than arranged marriages, our previous two generations, उनको लगा पता नहीं ये जनरेशन कहाँ जा रही है, खुद का खुद चुनते हैं, उम्र तो है नहीं समझने की कि प्यार करना क्या होता है, पार्टनर क्या होता है, लेकिन सब अपना अपना चुनना है, माँ बाप की सुनते नहीं है। वी हैव हर्ड ऑल दीज थिंग्स समवेयर सोसाइटी में तब, कि आजकल के बच्चों को सब अपना अपना ही देखना होता है, माँ बाप की तो सुननी होती नहीं। मैं बोल रहा था इस लड़की से या इस लड़के से शादी करूं, लेकिन नहीं, वो बोलता है या बोलती है मेरे को इसी से प्यार है, मैं इसी से करूंगी या करूंगा। तो अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ जनरेशनल। हमने वो चूज क्यों किया? कोई रीजन है? मेजॉरिटी ऑफ अस के लिए ये रीजन था कि हमने ओवरऑल अरेंज मैरिजेस अपने घर में जो देखे थे, जो बहुत हमने देखा कि कभी कभी कुछ लोग, कुछ हम में से कुछ ने देखा कि कोई कनेक्शन ही नहीं है हस्बैंड वाइफ। They have normalized everything. They have normalized कि हाँ अब क्या शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब एक दूसरे से बात भी ना करो तो भी चलता है, घर जैसा चल रहा है चलने दो। शायद हम में से कुछ लोगों को इस बात की तकलीफ हुई कि ये नहीं करना, मेरे को ना किसी ने और ने की हुई चॉइस मेरे को नहीं लेना, लेट मी चूज फॉर माई सेल्फ। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन ने वो डिसीजन किया। अब सोचो आज की जनरेशन ने जब ये डिसीजन लिए, वो भी अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, वो भी अपने फैमिलीज को देख रहे हैं, वो अपने रिलेटिव्स को देख रहे हैं, the amount of separations, the amount of divorces, the amount of breakups that are happening, right? वो सब चीजें देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक, मैं डर बहुत बड़ा शब्द है, बट कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा डर, थोड़ी घिन बैठ गई उस बारे में कि नहीं, वो ना किसी में अटकना नहीं, क्योंकि जब मैं अटकता हूँ या अटकती हूँ तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो दिक्कत हो जाती है, फिर वो कौन वो ब्रेकअप से डील करे, फिर कौन वापस उसके बारे में रोए, मेरे को मेरे इमोशंस इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। सो रादर देन थिंकिंग कि ये सब अपने को कहाँ लेके जा रहा है, आई एम गोइंग टू से इट इज जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द जनरेशंस आफ्टर जनरेशन दैट इज हैपनिंग। और ये एक साइकिल है कुणाल, ये कभी ना कभी ये भी बंद होगा, कभी ना कभी ये सारे लोग जब आज के जो 20s के बच्चे जो वो 30s हो जाएंगे, जब 40 हो जाएंगे, और जब उनको लगेगा अब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सही है, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उस तरफ ही जाएंगे। आपने डियर जिंदगी देखी थी, राइट? डियर जिंदगी में जहांगीर खान ने बोला था कि कुर्सी लेने जाते हो और तुम जाते हो और एक कुर्सी पकड़ के नहीं, तुम अलग अलग कुर्सियां ट्राई करते हो, उसका कंफर्ट, कलर, सब कुछ, बट उसका पॉइंट उसमें क्या था कि अल्टीमेटली तुम एक कुर्सी पे सेटल होते। उसने ये नहीं बोला कि बस कुर्सियां देखते जाओ जिंदगी भर,
और कहीं बैठो ही मत। अगर मैं बैठना इसको अगर एक सेटलमेंट या स्टेबिलिटी को अगर मैं लिंक करूं, इफ आई गो बाय दिस लॉजिक, सो उसका कहने का मतलब ये था करो ना एक्सप्लोर, ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, बिकॉज जरूरी है जरूरी है दैट वी ऑल go through the process of emotional investment, sometimes breakups, sometimes the hurt, sometimes the lessons that we learn. ये सारा इसलिए जरूरी है बिकॉज वहां से एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बिल्ड होता है हम सब। और चाहे हम माने ना माने, लेकिन अगर तुम देखो कि अपने जो प्रीवियस और कुछ प्रीवियस जनरेशन है, हम उनकी लाइफ को कभी कभी बहुत बोरिंग बोल देते हैं। क्या कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब वो कपल वाला स्पार्क नहीं दिखता, कुछ नहीं, एक बोरिंग लाइफ। पैदा हो, काम मतलब सीखो, काम करो, शादी करो, बच्चे करो, बूढ़े हो जाओ, चलो बाय बाय, एक दिन बाय बाय करो जिंदगी, राइट। ये हमने एक उनकी ट्रेंड, ये हमारा जो परसेप्शन था वो क्यों था? बिकॉज अगेन इट वाज नॉट देयर फॉल्ट, बट तब की ओवरऑल अपब्रिंगिंग भी ऐसी थी कि सवाल पूछो ही मत ज्यादा, खुद एक्सप्लोर करना, वरना छोड़ ही दो सब। लेकिन उसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि जब जैसे घर पे बड़े हैं, सारे डिसीजंस वो लेते हैं, अब बड़े बड़े बोलते बोलते वो 80 के हो गए और जो कमाता लड़का है वो भी 40-50 का हो गया, लेकिन अभी भी बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। और एक पॉइंट है, हम सब इंसान है, वंस वी आर गोइंग टू गो ऑफ, जब वो चले जाते थे और एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एज ऑफ 40-50 आ जाती थी ना, सुधर वो समझ भी नहीं आता था कि करना क्या है। उस हिसाब से अगर आज देखें, इवन एट यंग एजेस, not that I like to see it, but at young ages when I see girls and boys going through a lot of emotions, कभी-कभी लगता है सीख ले, let them learn. They will learn it completely on their own. हाँ, इसके अपने अलग-अलग नेगेटिव शेड्स हैं। वो कितना करना चाहिए, अब अगर तुम पूछोगे ना कि ये कहाँ लेके जा रहा है, कुणाल, इट्स वेरी हार्ड टू से हमको कहाँ लेके जा रहा है। द रीजन इट्स वेरी हार्ड टू से इज वो इतना इंडिविजुअलिस्टिक है कि मैं ये सारा एक्सप्लोरेशन 10 साल करता रहूंगा या 20 साल, मुझे नहीं पता, राइट? या 2 साल। आर्टिकल पढ़ रहा था एक सर्वे के अकॉर्डिंगली, बाहर इंडियन कल्चर की तो बात नहीं करूंगा, अमेरिका में एक सर्वे हुआ जो कंटिन्यूसली 10 साल तक उनका जब सर्वे किया गया, जो कंटिन्यूसली हुकअप या कैजुअल रिलेशनशिप कर रहे हैं, जब वो सेटल्ड होने आए तो उन्होंने उनकी जो रिलेशनशिप है ना, वो मोर देन 5 साल से ज्यादा चली नहीं जिस पर्सन के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। वो अगेन उनका माइंड में हिट होने लग गया कि वी नीड टू फाइंड अदर पर्सन, क्योंकि मैच नहीं हो रहा, 5 साल हो गए इसके साथ। मतलब उन्होंने जो बताया 100 में से 80% ऑफ द रेशियो वो एडजस्ट नहीं कर पाए उस पर्टिकुलर पार्टनर के साथ, बिकॉज उन्होंने उन 10 साल के अंदर जितनी कैजुअल रिलेशनशिप और हुकअप व्हाटएवर जो भी हम बोलते हैं, बिकॉज वो उसके अंदर बॉन्ड नहीं होना चाहते थे, वो स्टेबल जरूर चाहते थे अपनी लाइफ, बट सर्वे के अकॉर्डिंगली जब रिजल्ट निकला दैट इज कि वो मोर देन 5 साल से ज्यादा अपनी उस रिलेशनशिप को चला नहीं पाए। ओके, एक पर्सनल पहले ओपिनियन दूंगा अबाउट दिस सर्वेज, एंड अनफॉर्चुनेटली अब या पता नहीं, मैं इसको जोक की तरह भी नहीं बोलना चाहता, बट इसमें से बहुत सारे सर्वेज अमेरिका में ही होते हैं और सारे सर्वेज अमेरिकन ही होते हैं, राइट? अब ये क्यों होता है और अमेरिकन क्यों इतने सर्वेज लेते हैं मेरे को पता नहीं, बट लेट्स से वो अच्छी बातों के लिए ले रहे हैं। अगर किसी ने लेट्स से 30 साल हुकअप्स किए या एक्सप्लोर किया, इन शॉर्ट कमिट नहीं किया है, हम उसको थोड़ा सा एक नॉर्मल रूप देते हैं कि उसने किसी एक इंसान को कमिट नहीं किया है 30 साल। तुम सोचो 30 साल जिस चीज की ब्रेन की जिसको आदत लग गई है, अचानक से अगर उसने डिसाइड कर लिया कि चलो अब बहुत हो गया, अब मैं सेटल हो जाऊंगा, वो कैसे सेटल होगा? अंडरस्टैंड दिस, ये सर्वे और 80% फैंटास्टिक, बट इस सारे इसमें वो इमोशनल ट्रांजिशन जो है वो किधर है? खुद के लिए जो टाइम देना चाहिए था वो किधर है? एक वन फाइन मॉर्निंग आई गेट अप एंड से कुणाल, आज क्या है, आज 10 फरवरी, ओके, अब 10 फरवरी 2024 से लेकर 26 तक मैं सिर्फ हुकअप करूंगा कुणाल। ऐसा अगर मैंने सोच लिया तो हो गया। लेट्स से मैं बहुत एक इमोशनल सेंसिटिव इंसान हूँ जिसको एक इंसान को कमिट करना अच्छा लगता है, और एक दिन उठ के मैंने सोच लिया आई वोंट बी एबल टू डू दैट। 4 हुकअप करने के बाद आई विल बी लाइक नहीं यार ये नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ होती है। उल्टा भी है ना, तुमने इतना हुकअप किया, पहले खुद को टाइम तो दो, राइट? लेट्स सेटल डाउन फर्स्ट, अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज we all need to understand this। अब वो कल्चर, अगेन मैं कल्चर स्पेसिफिक नहीं जा रहा, मैं इमोशन स्पेसिफिक जा रहा हूँ। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, एंड आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट अ कमिटेड रिलेशनशिप,
एंड बाय द टाइम यू कॉल इट कमिटेड, उसको थोड़ा उसमें भी टाइम जाता है। जितना ये इंपॉर्टेंट है ना कि मेरे को क्या चाहिए, उतना ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं उस रिलेशनशिप में क्या ला सकता हूँ। मेरे में उतनी इमोशनल कैपेसिटी है क्या? मेरी उतनी इमोशनल बैंडविड्थ है क्या? मेरी उतनी इमोशनल अवेलेबिलिटी है क्या? ये सारी चीज़ें पहले खुद से चेक करो। सारी सारी चीज़ों की शुरुआत खुद से होती है। नथिंग स्टार्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम माय पार्टनर। इट कैन नेवर स्टार्ट। आई कैन नॉट से कि कल को ना अगर मुझे एक ऐसी लड़की मिले जो इन शॉर्ट मेरे सारे नखरे झेले, मैं कैसा भी बिहेव करूँ वो मुझको समझ ले, तो मैं सेटल होने को तैयार हूँ। दिस इज़ द मोस्ट मेस्ड अप लॉजिक। क्योंकि क्यों करेगा कोई ऐसा मेरे लिए? व्हाई? व्हाट एम आई गिविंग हर? व्हाट एम आई रियली इन्वेस्टिंग इनटू हर? मेरी तरफ से कोई सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है? कोई स्टेबिलिटी मिल रही है? राइट? सो ये मैं सर्विस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट ये ना बहुत कन्वीनियंस की बात होती है। और फिर ये सर्विस बोलना, और अंडरस्टैंड आल्सो वन थिंग, एंड आई एम नॉट इवन, मैं उनको बिलिटिल या उनको बुरा नहीं बोल रहा। शायद उन सर्विस के पीछे का इंटेंशन भी शायद ये हो कि हमको सबको पता चले कि इतना भी मत करो कि ना बाद में तुम्हारे दिमाग से वो इतना खेलने लग जाए कि यू विल नॉट बी एबल टू सेटल इन योर लाइफ। शायद उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए शायद वो सर्वे किया गया, या राइट किया गया। सो उसका इंटेंशन बहुत अलग हो सकता है, बट इफ यू गो एट द इमोशनल लेवल, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर दैट वी डू द इमोशनल ट्रांजिशन एंड वी फर्स्ट, एक लास्ट एग्जांपल दूंगा ना, देन स्टॉप। कल लेट्स से तुम मेरे घर पे आए और मेरे को बोला कि अभिजीत, मेरे घर पे पानी चला गया है, मेरे को 2 बकेट पानी दो। आई कैन गिव यू द 2 बकेट्स ऑफ वाटर अगर मैंने अपने घर में 4 या 6 बकेट भर के रखी है, राइट? अगर मेरे पास ही 2 बकेट बची है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, यार मेरे पास भी 2 ही है, तुम 1 ले लो। चलो, बिकॉज़ आई लाइक यू एज़ अ पर्सन, आई हैव सम फ्रेंडली फीलिंग्स फॉर यू, मैं तुमको 1 बकेट दे दूँ। लेकिन अब देख ना, मैंने अपनी 1 बकेट तुमको दे दी, मतलब लेट्स से एक अपने बकेट से तेरी बकेट में पानी डाल दिया, एंड माय बकेट इज एम्प्टी। व्हाट एम आई डूइंग टू फिल इट अप नाउ? सो माय इमोशंस फर्स्ट। व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव, मैं कहाँ से दे रहा हूँ इमोशंस? This is my personal example. I have, after my divorce and everything, I have gone through a couple of relationships, after which I realized मेरी emotional bandwidth खत्म अभी की। I'm going to the transition where I'm thinking about what I feel, what I can do, what I can. That's what I would say. ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे ओल्ड स्कूल रिलेशनशिप एंड न्यू स्कूल रिलेशनशिप। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप, चाहे पहले की हो या नहीं की हो, वो जो एक्साइटमेंट जो होती है किसी पार्टनर के साथ मिलने की, बात करने की, टाइम स्पेंड करने की, वो चाहे पुराना, बट हाँ पुराने में थोड़ी सी सिक्सनेस ज्यादा थी, अब थोड़ा ओपन कल्चर है। तो आपको क्या बेटर लगता है? मुझे तो डेफिनेटली ओल्ड और न्यू दोनों ही पसंद है, बट फिर भी डिफरेंसेस क्या है? Okay, so पहली की हो या आपकी हो, रिलेशनशिप रिलेशनशिप है। दोनों रिलेशनशिप अपने अपने हिसाब से उसके अपने अपने प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, जिसको हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। सो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि ये डिस्कशन या ये आंसर कहाँ पे जाके रुकता है। एकदम पहले की बात करें, जहाँ पे एक फ्रीडम होता नहीं, राइट? राइट फ्रॉम चूजिंग योर पार्टनर टू, अगर कल को तुम्हारे पार्टनर्स के साथ तुमको कहीं जाना है, अकेले में जाना है, ये बड़ी सी जॉइंट फैमिली सेटअप्स थे और ये सब था। हम अपने कल्चर की बात करें, चलो दूसरे की, अगर मैं जनरली भी बात करूँ, सिर्फ इंडियन कल्चर की बात अगर मैं छोड़ूं, फिर भी देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे यूजुअली फीमेल्स को उतना फ्रीडम नहीं था, राइट? तो वो एक फ्रीडम की बात थी। लेकिन अब अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो वहाँ पे जो अच्छी चीजें थी, राइट, मतलब थोड़ा पॉजिटिवली अगर हम उसके बारे में बात करें, तो अगर मैं बहुत इमोशनल लेवल पे जाऊँ, तो कभी कभी वो पार्टनर्स का एक दूसरे का थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि दिन भर के अपने अपने काम है, घर के लोग हैं, उनके साथ उनके सामने ज्यादा रोमांस और ये सब दिखाना, वो सब उतना फ्रीडम नहीं था। तो एक कहीं ना कहीं वो एक जो एंटिसिपेशन होता था कि व्हेन एवरीथिंग इज डन एंड देन कपल इज इन देयर रूम, वो वाली जो बातें थी, या तब तब की प्रॉब्लम्स अलग थी, सोशल इश्यूज अलग थे, तब के अर्निंग और ये सब अलग थे। तब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वो जो बॉन्डिंग होती थी, वो एक थोड़ी सी और पॉजिटिव थी। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे कैसे सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेल्स यूज्ड टू वर्क, फीमेल यूज्ड टू बी द होममेकर, मैं इस सब में नहीं जाऊंगा, बिकॉज फॉर मी एनीथिंग इज अ जॉब। भले तुम घर संभाल रहे हो या बाहर जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी,
इवन इफ आपने पार्टनर चूज नहीं किया हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे की तरफ वो एक लव जितना था उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि ये मेरे भरोसे पे अपना घर छोड़ के आई है, या उसके लिए कि अब ये मेरा घर है, जो भी ये सारी छोटी छोटी, दीज आर ऑल स्वीट लिटिल थिंग्स दैट वर्क। ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड, कम्युनिकेशन गैप बहुत था। बहुत सारी शादियां इसलिए, अब शादी कर ली है, बच्चे हो गए, अब इसको निभाना है, इसलिए निभाई गई है। और इसके एग्जाम्पल्स तो हम बहुत देखते आते हैं आजू बाजू, राइट। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन था। धीरे धीरे ना इंडिफरेंस जिसको बोलते हैं पार्टनर्स में आना शुरू होता था, कि टेकिंग फॉर ग्रांटेड और इंडिफरेंस की अब तो क्या, इतने साल हो गए, अब क्या, अब कहाँ एक दूसरे को लव यू बोलना है, कहाँ एक्सप्रेस करना है, कहाँ वापस रोमांस दिखाना है। अब ये सारा रोमांस जो 2-3 बच्चों के रूप में जो घूम रहा है घर में, वो दिख रहा है रोमांस, और कितना रोमांस दिख रहा है। तभी थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल अप्रोच ये भी था कि रोमांस मतलब बच्चे, बच्चे हाँ, हो गया, फिर वो एक बार और बच्चे हो गए तो रोमांस भी खत्म हो गया, अब क्या रोमांस। आई एम नॉट सेइंग कि सारे कपल्स ऐसे थे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जिन्होंने वो रोमांस एंड दिस टिपिकल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो तो अलग रखा था। अब ऑब्वियसली हर 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 जनरेशन में कोई ना कोई एक्सेप्शंस, कोई ना कोई अलग सोचने वाले लोग हमेशा थे। तो ओल्ड रिलेशनशिप्स में जितना परसेंटेज निभाने का था, उस निभाने के पीछे के इमोशन को देखते हैं। उसमें से मैं उसको किसी भी परसेंटेज में नहीं डाल सकता कि 50-50 था, 10-20 सॉरी 10-90 था, क्या था। बट हाँ, कुछ लोगों ने इस चीज को इमोशनली मान लिया था कि ये मेरा रिश्ता है, दिस इज माय पर्सन एंड आई एम गोइंग टू स्टे विद दिस पर्सन नो मैटर व्हाट। एंड देन व्हेन देयर वाज आल्सो वेयर कि अब देयर इज नो अदर ऑप्शन, अब इधर ही रहना है, बस करते रहो, यही मेरा नसीब है, दिस इज व्हाट आई एम लाइक टू। सो दिस इज अबाउट ओल्ड रिलेशनशिप। लेट्स टॉक अबाउट न्यू रिलेशनशिप्स, द पॉजिटिव्स। फ्रीडम है, आज फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ अर्निंग है, सब कुछ है, नो डाउट अबाउट इट। एक कहीं ना कहीं ओपन माइंडेडनेस आ गया है लोगों में, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स, एनी काइंड ऑफ नीड्स दैट द पर्सन में हैव। कुछ नीड्स जो सेटिस्फाई नहीं होती, and not just the physical needs I'm talking about, every kind of need. वहाँ पे our the partners in that relationship may find someone else to fulfill that need. मैं फिजिकल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं ओपन माइंडेडनेस आ गया है। ऑन द अदर हैंड बहुत फ्रजाइल, बहुत डेलिकेट हो गया सब कुछ। जो तुमने एकदम शुरुआत पे बात की थी ना कि रहना है तो रहे, नहीं तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, तो ये से मीडियम से बहुत ज्यादा बढ़ गए, राइट। तो क्यों ना, लेकिन लेट्स से हम इन दोनों चीजों को थोड़ा सा ब्लेंड करें, थोड़ा सा, एंड एवरी पर्सन हैव टू थिंक फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव्स को, ये किस तरह से उसको ब्लेंड किया जाए कि you are not staying with the person because you have to, you are staying with the person because you want to, because you feel like so, right? And if you keep wanting to stay with that person, तुम क्या कर सकते हो, क्या एफर्ट्स तुम डाल सकते हो, क्या एफर्ट्स पार्टनर डाल सकता है, राइट। मैन और वुमन, एक लड़का या लड़की, जो बेसिक डिफरेंस जो है, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एवरीवेयर, थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस इधर एंड हियर एंड देयर। We men usually have a bit more of an IQ, intelligent quotient. Does that mean woman doesn't have? Not at all. They have huge IQ as well, but they have a bit more higher EQ, emotional quotient. So emotions को बहुत deeply feel करना, उसमें से थोड़ा कभी कभी फिर ओवर थिंकिंग होना, शायद अरे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये सारी चीजें विमेन फील नेचुरल। ये वो कुछ के ना खींचतान की नहीं करती, जो चीज यूजुअली ऑल मेल्स जब ग्रुप में आके जोक करते ना कि क्या पता है क्या टॉपिक चल रहा था, क्या बोलती रहती है, इट्स नॉट अ जोक, राइट। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, दैट इज हाउ दे फील, वेरी नेचुरली दे हाउ दे फील, एंड वी आर वेरी नेचुरली एबल टू, हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ो। नॉट इन अ रिलेशनशिप, अबाउट अ स्पेसिफिक अगर सिचुएशन, क्या करना था, नहीं हुआ, ठीक है, छोड़ो। हमारे स्ट्रेस लेवल्स, स्ट्रेसर्स, जो चीजें हमने को स्ट्रेस देती है वो अलग होते हैं, जो विमेन को स्ट्रेस देती है वो अलग होती है। व्हाई कांट वी नाउ देन ब्लेंड दीस टू थिंग्स एंड से कि यू नो व्हाट, लेट्स टॉक टू ईच अदर, लेट्स डेवलप दैट ट्रस्ट,
लेट्स कीप डेवलपिंग द लव. लव ये कोई बटन नहीं है, एक बार ऑन कर दिया तो वो अपने आप ऑन ही रहेगा, राइट? वो वो एक एक्चुअली इट्स अ सर्कल, इट्स लाइक अ टायर. यू हैव टू कीप मूविंग इट. यू हैव टू पुट एफर्ट्स कि वो बिल्ड होता रहे, वो एनहांस होता रहे, वो एनरिच होता रहे, राइट? तो कुछ चीजें अगर हम ओल्ड रिलेशनशिप से ले कि जहाँ पे एक लव के साथ एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक एक्सेप्टेंस था कि कोई परफेक्ट नहीं होता, हम मेरी पार्टनर जैसी है वैसा है, मैं जैसा हूँ वैसा है, एक दूसरे को उस तरह से एक्सेप्ट करना, वो कुछ चीजें वहां से लेते हैं रादर देन भाग जाना उनसे ना, नहीं ये सब. और आजकल वो नए सारे वर्ड्स है ना, टॉक्सिक, कुछ भी हो जाए हेड से बोल देने का टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, मैं भाग रहा हूँ या भाग रही, राइट? टॉक्सिक, ऑब्सेसिव, पजेसिव, ये सारे वर्ड्स है. तुम उसको किस तरह से देखते हो इज अप टू, राइट? तो कुछ जो एक मैच्योर्ड एलिमेंट से वहां से लेते हैं और कुछ आज के मैच्योर्ड एलिमेंट्स लेते हैं कि हाँ, आई विल नॉट settle only because I have to settle. I will, and it's good, explore. But then even in those things, let's be clear. So वहां से कुछ वो चीजें लेते हैं and let's add few elements of very open, honest, clear communication, the trust, right? The secure feeling. एक दूसरे के साथ और चेक इन करते रहो, ये इमोशनल चेक इन करते रहो, वो एफर्ट्स डालते रहो कि मेरे को कितनी सिक्योर फीलिंग आती है इस इंसान के साथ, उसको कितनी सिक्योर फीलिंग आती है मेरे साथ. सिर्फ हमेशा मेरे को क्या होता है, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मेरा क्या हो रहा है, ये जितना इंपॉर्टेंट है. अब तुम अकेले नहीं हो, यू हैव अ पर्सन विद यू. उसके साथ खुद होके चेक इन करो, खुद होके पूछो हाउ आर यू फीलिंग, कैसे लग रहा है, कैसे जा रहा है तुम्हारे लिए, इज देयर एनीथिंग आई कैन चेंज, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डू डिफरेंटली. फीडबैक क्या सिर्फ कॉर्पोरेट में नहीं होता है, एक्चुअली फीडबैक ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है. तो आज के जो सारे इतने एवेन्यूज हैं, जो इतने बड़े बड़े वर्ड्स हम यूज करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को यूज करके अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. लेट्स यूज दोज वर्ड्स पॉजिटिव. I'm not a, I mean I don't I'm not a big follower of anything of सदगुरु, लेकिन एक सदगुरु ने जो एक चीज बोली थी, आई लाइक द वे ही टॉक्स. उनके बहुत वेरी बेसिक और प्रैक्टिकल उनको रिलेट करते हैं. उन्होंने एक चीज अच्छी बोली थी कि नाइफ, छुरी, नाइफ इज नॉट बैड. तुम उसको किस तरह से यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो गुड है या बैड है. तुम अगर सब्जी काटने के लिए यूज करो, गुड. तुम किसी को मारने के लिए यूज करो तो ऑब्वियसली बैड, क्योंकि तुम किसी को हर्ट कर रहे हो उससे. सो नाइफ इन इटसेल्फ इज नॉट बैड. इन सिमिलर वे इमोशंस, कम्युनिकेशन, वर्ड्स, ये ट्रस्ट बिल्डिंग एफर्ट्स, ये सारी चीजें इन इटसेल्फ आर नॉट बैड. तुम उसको किस तरह से कर रहे हो, तुम उसको सच में इंसान के साथ रहने के लिए कर रहे हो या कल को उसको जताने के लिए कर रहे हो कि देखा मैंने कितना किया, तेरे को कुछ याद नहीं, तेरे को कुछ दिखता नहीं. व्हाट आर यू डूइंग इट फॉर? लेट्स नॉट लुक एट इट एज अ कंपटीशन. हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे. दो लोग दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. वो लोग दूसरे को, मैं जितना कर रहा हूँ तू कितना, दैट इज नॉट द पॉइंट, राइट? इमोशंस में कॉम्पिटिशंस, ईगो, ये सब ना दरवाजे के बाहर रखो और अगर बाहर ही रखो. ये सारी चीजें अपने काम पे करो. कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो, थोड़ा ईगो लो, थोड़ा मोटिवेशन लो. ये सारी चीजें इमोशंस के वक्त लेट इट बी सॉफ्ट, राइट? एंड बी योरसेल्फ, डोंट बी समवन एल्स. सो लेट्स ब्लेंड दीस टू थिंग्स टुगेदर. जो तब अवेलेबल नहीं था, फिर भी लोग अपने अपने तरीके से करते थे, और जो आज बहुत अवेलेबल है उसको ब्लेंड करते हैं. और किसी एक को अच्छा बोलने से अगर हम आज ये डिसीजंस ले सकते हैं दैट आई कैन डू हुकअप्स, नेटो, situationship, let's also take another decision that I want to blend these both two things and I want to be a better person and a better partner. First a better person, then a better partner, always. Okay. And रिलेशनशिप में जो डिफिकल्टीज आती हैं उसको कैसे टैकल करें, जिसके वजह से मतलब आपने जैसे वो वर्ड यूज किए टॉक्सिस, ये सब ब्रेकअप ज्यादा हो रहे हैं, डिवोर्सेस भी होते हैं. दैट इज गुड, ठीक है. अगर आपको लगता है किसी पर्सन के साथ आपका नहीं बन पा रहा, आप सेपरेशंस कर सकते हो और वो जरूरी भी है उसकी लाइफ के लिए भी और आपकी लाइफ के लिए. बट ये हर टाइम जरूरी नहीं है. जो लोग छोटी भी चीजें अपनी पार्टनर्स के साथ या अपने रिलेशन के साथ बेसिकली एडजस्ट नहीं कर पाते, तो जो डिफिकल्टीज होती है इसको कैसे टैकल करें? सबसे पहली बात, अब शायद बहुत सारे लोग मेरे से एग्री करें नहीं करें मुझे पता नहीं, बट सबसे पहली बात, अपने ना वर्ड्स चेंज करना शुरू करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस चेंज करना शुरू करते हैं. अगर तुम हर चीज को डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, इशू, दिक्कत, मुसीबत,
इसी वर्ड्स के लेंस के अगर साथ देखना शुरू करोगे, तो वो चीज़ भले इतनी सी हो, वो इतनी दिखेगी और वो इतनी महसूस होगी। फर्स्ट तो ना पहले इसीलिए तो मैंने बोला, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम हियर, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द पार्टनर और समवन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। पहले तो मेरा ओवरऑल लेंस क्या है चीज़ों को देखने का। मैं हर चीज़ जो मेरे पार्टनर के साथ होती है, उसको मैं प्रॉब्लम और ये तो रिज़ॉल्व भी नहीं हो सकता, ये तो यार किचकिची है, ये दिमाग को शॉर्ट ही है, इसी तरह से देख रहा हूँ। और एम आई रियली लुकिंग एट इट कि हाँ ठीक है, क्या हुआ? लेट मी अंडरस्टैंड, लेट्स सी इफ यू अंडरस्टैंड, लेट्स टॉक इट आउट। मैं शायद रिपीट करूँ जो मैं बोल रहा था, बट कम्युनिकेट, बात करो। बिफोर इवन डिसाइडिंग, सॉरी, बिफोर इवन टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग, तुम किसी चीज को लेबल क्यों कर रहे हो? तुमको किसी के साथ रहते हो तो उस रिलेशनशिप को लेबल नहीं करना कि ये कमिटेड है या नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है या नहीं है। तुमको एक्सप्लोर, तब तुमको एक्सप्लोर करना है, तुमको कोई कमिटमेंट नहीं देनी, तुमको कोई लेबल नहीं करना। बट द मोमेंट यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, यू स्टार्ट लेबलिंग। ये तुम्हारा टॉक्सिक ट्रेट है, तुम पॉजिटिव हो, तुम ऑब्सेसिव, अरे क्यों? कैन वी नॉट फर्स्ट स्टॉप बिफोर लेबलिंग एनीथिंग एंड बिफोर लुकिंग एट इट एक ही वो लेंस से? और ये करना बंद करते सबसे पहले, right? Try and refresh our thought process, and it starts again from you. It doesn't start with your partner. पहले तो खुद की thought process. Second, I know गूगल हो, इंस्टा हो, इंस्टा के रील्स हो, मैंने तो सुना है इंस्टा सुनता है अपना, जो मेरा मूड है इंस्टा को पता चल जाता है, उसी तरह के रील्स दिखाता है, ये सब भी मैंने सुना है, बट हो भी सकता है ऐसे। So गूगल, इंस्टा, कोई भी सोशल्स हो, कुछ भी हो, फेसबुक, एनीथिंग, आई डोंट वांट टू जस्ट नेम 3, एनी इंस्टा, lot of material is available, lot of information is available, again great। ह्यूमन माइंड का अनफॉर्चुनेटली वायरिंग थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर मैं कोई ऐसी एक रील देखूं जिसमें फॉर एग्जांपल कि जो होते हैं ना लड़के ऐसे ही होते हैं जनाब, लड़कों के साथ ऐसे, मैं जब वो देखूंगा, मैं एकदम से हाँ सही है, मैं भी लड़का हूँ, मेरे साथ भी ऐसी। ये करना थोड़ा बंद करते हैं प्लीज, कम करते हैं, बंद मत करो, रील्स देखो, जो करना है करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारा डेटा है। बट हर उस चीज को देखना कि ये जो है यही मेरे लाइफ में हो रहा है, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल इनटू योर लाइफ खुद, राइट? मैं किसी भी चीज पे, इस पे सोशल मीडिया पे मत जाओ वगैरह नहीं बोलूंगा, प्लीज जाओ, जो करना है करो, बट देखते हो तो उसको थोड़े ऑब्जेक्टिविटी, थोड़े थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि सच में मेरी लाइफ क्या है, मेरे लाइफ में आज तक की ट्रेंड्स क्या रही है रिलेशनशिप्स अच्छा को लेके, कंटेंट मेरे कंज्यूम करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो बेटर है। Exactly. अच्छा कंटेंट देखो, करो, बात करो उसके बारे में, राइट? सो एक तो ये थोड़ा अगेन उसकी तरफ का लेंस बदलो, पर्सपेक्टिव बदलो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात करो, जरूर करो, अपने कोर ग्रुप के साथ बात करो, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने अगर किसी कोच के पास जाना है, काउंसलर के पास जाना है, किसको अगर तुमको है लगता है कि आई नीड टू टॉक, प्लीज टेक हेल्प, नो डाउट अबाउट इट। टेकिंग हेल्प इज वन थिंग एंड एडवर्टाइजिंग इट टू एनीबॉडी यू मीट इज अ सेकंड। देखो, याद रखो, तुम्हारा जो कोर ग्रुप है, बेस्ट फ्रेंड वाला ग्रुप, जो who actually have their best interest, I mean your best interest in their hearts, वो तुमको फिर भी कुछ बताएगा शायद तुम्हारे साथ बात। जो एक प्रोफेशनल हेल्प है, जैसे मैं हूँ, कोच है या कोई काउंसलर है, वो एक थर्ड पार्टी, उसका वो काम भी है, वो उस तरह से हेल्प करेगा। लेकिन अगर तुम हर राह चलते आदमी जिससे तुम मिल रहे हो उसके साथ थोड़ा सा कनेक्शन तुमको लगा बन गया, तुम अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम थार डिस्कस करना शुरू, बिकॉज बहुत ऑप्शन है ना। अब उसको कितना पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा पार्टनर क्या है, तुम्हारी हिस्ट्री कितनी है, कितने छोटी छोटी चीजें अच्छी बुरी क्या हुई है, ऑब्वियसली वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे। अब तुम उनको कल को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसने बोला मैंने इसलिए किया। अगेन तुम्हारी अकल कहाँ गई? एज आई सेड अगेन, किसी ने बोला इसलिए मैंने किया, इसलिए उसको ब्लेम करके फायदा नहीं। सो ट्राई एंड लिमिट योर very personal conversations, try and limit to your best friends, your yeah, your family अगर कोई है confidence में, or if you want to take help for by going for coaching or counseling, do that, but don't advertise it. Your relationships are not for advertisements, they are not for bragging and showing off, they are not for that, right? So and difficulty, so last but not the least मैं इतना ही बोलूंगा, डिफिकल्टी बोलो, इशू बोलो, जो भी बोलना है बोलो, किसके साथ है? जिसके साथ है ना, सबसे पहले उससे बात करो, दैट इज योर पार्टनर। अगर उसकी वजह से है, उससे रिलेटेड है, तो उससे बात करो। कुछ एक्सटर्नल है,
तो भी उससे बात करो, दैट इज योर सेफ स्पेस। हम हम्म, वहां छोड़ के सब जगह अगर बात करते रहेंगे तो वो डिफिकल्टीज बढ़ती ही जाएंगे ना अपनी नजर में। बढ़ती जाएगी, राइट। सो एक टॉक कॉमन टू, मिस्टेक है जो हम करते हैं, जो मोस्टली लोग करते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चार मेल एम्प्लॉयज, I've seen this a lot and I हम्म, used to hate that, but when I was working in previous organizations, नीचे आएंगे हम लोग, लेट्स से चाय सुट्टा ब्रेक करने, एंड देन चार ऐसे बॉयज खड़े हो जाएंगे, everyone married, and 80% of the times all they had to talk about was घर पे तेरे को पता है ना कैसा रहता बीवी का, why, इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? सेम विद गर्ल्स एट टाइम्स, दे कम हम्म, एंड दे टॉक, क्यों कर रहे हो ये? और अगर तुम इसको बोलते हो, हाँ तो क्या बात ना करेगा, वेंट आउट ना करे, अरे हाँ लेकिन किसके सामने कर रहे हो? डज दैट पर्सन इवन नो यू, योर पार्टनर, राइट? एंड देन कोई तो बोल देता है, अरे ये तो बहुत टॉक्सिक है, मेरे इसके इसके साथ यही तो हुआ था, फिर ऐसा हुआ, एंड देन यू कंप्लीट, अरे यही हो रहा है मेरे साथ, व्हाई हम्म, जंप सो मच, इतने कंफ्यूजन्स क्यों? अ, हो ना, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकते हो, बाहर जा रहे हो, कमा रहे हो, हमेशा बोलते हो माय लाइफ माय रूल्स, आई हैव द स्टीयरिंग एंड द कंट्रोल ऑफ माय हैंड, तो लो कंट्रोल, पहले पार्टनर से बात करो, फिर बाकी की बात, सिंपल एज दैट। राइट, राइट। एंड द लास्ट, अब जो भी ब्रेकअप हो गया, बेसिकली मैं डिवोर्स वाले सेक्शन पे तो नहीं जाऊंगा, बट रीलाइफ कैसे स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि काफी आज के टाइम पर या पहले की टाइम की बात करें, कभी भी बात करें, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है किसी पर्सन में, और जब वो चीज ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, तो वो उनका निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं, अगर सबकी लाइफ की बात करें तो कहीं ना किसी ने बड़ा फेस देखा है, किसी ने बहुत छोटा सा देखा है। तो ये किस तरीके से हम इसे हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा जो थिंक है वो पॉजिटिव वे में रहे, ना कि नेगेटिव वे में। बहुत लोग तो बहुत कुछ भी कर देते हैं, उस बारे में बात नहीं करूंगा, बट फिर भी हम इसको कैसे क्लियर करें कि यार सिर्फ जो मेरी लाइफ है वो इस पर्टिकुलर सिर्फ पर्सन के लिए नहीं है, अब मैं जब इससे बाहर निकला हूं तो मैं कैसे मूव ऑन करूं, कैसे दोबारा मैं अपने आप को पॉजिटिव रख सकूं, वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक बात समझते हैं कि ब्रेकअप, डायरेक्टली ब्रेकअप पे बात करने से पहले, पहले उसके पहले वाला जो पूरा फेज था उसके बारे में हम्म, एक 2 मिनट के लिए बात करते हैं। मैं ये बोलता रहा हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में कि एक चीज है कि व्हेन यू आर इन लव विद समवन, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम और हर, एंड you invest a lot of emotions, you are giving out a lot of you in that. हम्म, तो एक बात पहले एक्सेप्ट करते हैं कि जब तुमने अपना खुद का इतना अंदर दे चुके हो, तुम इतना सारा कुछ इन्वेस्ट कर चुके हो, दे चुके हो उस रिलेशनशिप में, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, तुम्हारी फिजिकल इंटीमेसी रही है, सो जिसको मैं कभी कभी बोलता हूँ कि यू हैव लिटरली सीन ईच अदर नेकेड इन एवरी टर्म, physically, mentally, emotionally, every term you have seen because you have based on कितना ड्यूरेशन तुम एक दूसरे के साथ थे एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? हम्म, अब ये जब तुम करते हो तो मूव ऑन, या मतलब उस फेज को जाने से पहले सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा एक बहुत बड़ा पार्ट अब जा चुका है, खाली हो चुका है, पहले तो अब उसको भरना है, राइट? अब अगर उसको भरना है तो अंडरस्टैंड दिस, हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग इमोशंस के थ्रू जाएंगे, कोई फ्रस्ट्रेशन, एंगर, अदर इमोशंस, जो भी होगा, राइट? पहले तो उसको सिस्टम से बाहर निकालो, या तो उसको लिखो, या तो उसको रिकॉर्ड करो मोबाइल पे, खुद का रिकॉर्डिंग करो, लेकिन कहीं भेजो मत उसको प्लीज, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, अगर चाहे तो लिखना है तो लिखो, जो करना है करो, अगर किसी कहीं ब्लॉग्स वगैरह लिखने हैं वो लिखो, ज्यादा नाम भी मिदर ना करते हुए, बेसिकली पहले वो बाहर निकालो, और वो जो सारे इमोशंस के थ्रू जो तुम जा रहे हो, राइट, उससे जाओ, उसको हर इमोशन को प्रोसेस करो, भागो मत उससे डायरेक्टली एकदम से रिबाउंड्स, या अब हुकअप सी करने शुरू कर देता हूँ, या मैं बहुत वल्नरेबल हूँ, एक रिलेशनशिप से अब तक निकले नहीं कि दूसरे में जाता हूँ, ये करना मत करो। पहले तो सेटल हो, पहले तो खुद को देखो कि आज कितना खालीपन आ चुका है, पहले तो उसको एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करके सारे इमोशंस को ठीक से प्रोसेस करो, जो भी फीलिंग आ रही है उसको ठीक से समझो, और उसमें से जबकि सबसे ज्यादातर लोग यही करते हैं, एक रिलेशनशिप से निकलते ही दूसरी, और उसको रिलेशनशिप बोलो, हुकअप बोलो, कैजुअल बोलो, ताकि मैं किसी भी तरीके से उससे थोड़ा दूर हो सकूं। अ, ये नहीं होगा ना, नहीं, बिकॉज मैं बता रहा हूँ कैसे बहुत लोग करते हैं। एग्री एग्री,
नो नो यू आर राइट, मैं तुमको ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हाँ, आई एम सपोर्टिंग यू दैट यू आर नॉट कंप्लीट राइट नाउ, व्हाइल यूर एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में जाते वक्त तुम अपना पूरा कंप्लीट हो ही नहीं, तुम बस फिजिकली दिख रहे हो कंप्लीट, तुम इमोशनली आधे या उससे भी ज्यादा बच चुके हो ऑलरेडी। तुम क्या ही उस रिलेशनशिप में क्या दोगे उस नए रिलेशनशिप में, कुछ नहीं। तुम उल्टा सारा ये पेन लेके जाओगे उस रिलेशनशिप, और उस पेन को एक्सपेक्ट करोगे कि अब वो पार्टनर समझे। पता नहीं वो पार्टनर और किसी रिलेशनशिप से आया है या आई है, दैट यू डू नॉट नो, फिर तो एक बहुत बड़ी मैस है वहां पे। तो सबसे पहले तो ये करो। दूसरा, एक बार वो हो गया ना कि एक दूसरे को वो पॉइंट फिंगर्स करना, उसने ऐसा किया, उसने वो सब निकल गया बाहर। सबसे पहली बात तो एक बात को एक्नॉलेज करते हैं कि मेरी चॉइस थी रिलेशनशिप में जाना। कैन वी एक्नॉलेज दैट? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। उसने क्या किया, उसने मेरे साथ कैसे किया, क्यों किया, चलो सब निकल गया। वो होने के बाद कैन वी फर्स्ट थिंग वी डू इज गोइंग इनटू दैट रिलेशनशिप वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यस आई हैव हैड गुड मोमेंट्स देयर। इन दो चीजों को पहले तो एक्सेप्ट करें वंस, बिकॉज एनी रिलेशनशिप इट टेक्स टू टू स्टार्ट एंड टू टू एंड। सो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी वो मैं पूरी तरह पहले तो भूल गया। सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट चॉइस। आइडियली स्पीकिंग, बहुत ज्यादा जो फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी होगी, या वो जो मटेरियलिस्टिक चीजें तुमने एक दूसरे को जो गिफ्ट दिए, ये उस पे ना बहुत फोकस करना बंद करो कि मैंने कितना पैसा खर्चा किया, क्या किया। बिकॉज जब मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ, जब मैं किसी रिलेशनशिप को आरओआई बोलता हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता, बोलता है आरओआई, आरओआई कैसे? बोला लेकिन जब ब्रेकअप होता है तब पैसे गिनना शुरू कर देते हो। वो पहला करना बंद करो। वो सारी तुम्हारी चॉइसेस थी, उसके पीछे अपने अपने इमोशंस थे, लेट्स गेट अवे फ्रॉम दैट। और फिर उसके बाद इवन इफ इट इज, वो डेफिनेटली एक लॉस है, कंप्लीट लॉस है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन तुम खत्म नहीं हो चुके हो, तुम बस थोड़े से खाली हो चुके हो, राइट? तो पूरी तरह खुद पे फोकस करना शुरू। एंड आई एम नॉट गोइंग टू इवन से कि तुम क्या करो क्या नहीं करो। हर एक इंसान के अपने अपने अलग हॉबीज, अपने अपने इंटरेस्ट, अपनी अपनी हैप्पी प्लेस, सेफ स्पेस, ये सारी चीजें होती है, उसको एक्सप्लोर करो। और पूरी तरह खुद को इन रिलेशनशिप्स और इससे कुछ देर के लिए, अब वो कुछ देर भी मैं उसको कोई टाइम नहीं दूंगा, किनको 1 महीना लगेगा, किनको 6 महीने, तो किनको 1 साल, आई डू नॉट नो, बड़ी विल। But till then, don't again go into investing somewhere else. At least मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम परफेक्टली इससे बाहर आओगे, लेकिन कम से कम जब तक तुम अब उतना 80% खुद को फील बेटर नहीं करते ना कि हाँ यू नो व्हाट, फिर से वो एनर्जेटिक फीलिंग आ रही है मेरे में कि यू नो आई कैन टॉक टू समवन, एटलीस्ट वो स्टार्ट तो होने दो, उसके पहले मत करो, राइट? और अपने इमोशंस फिर उस हिसाब से वाइजली चूज करो। एंड देन व्हेन गेटिंग इनटू द नेक्स्ट रिलेशनशिप, द ओनली लास्ट थिंग आई वांट टू से इज, जो भी सीखा ना उस पहले वाले रिलेशनशिप से, राइट, अगेन वेरी क्लियरली कम्युनिकेट करो। और वो जब क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो अपने नेक्स्ट पार्टनर से, एक चीज करना, मेरी गलती उसकी, वो पिछले वाले इसमें मेरी उसकी गलती वलती ये सब छोड़ो, उससे तुम्हें क्या मिला उसको एक्नॉलेज करो, और तुमने अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट रिलेशनशिप में उसको कम्युनिकेट करो। दैट्स माय वे टू से ग्रेट। सो जब पूरी पॉडकास्ट में जितनी बात करी, मुझे तो एक क्लियर चीज़ समझ में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे, आप उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे अपने पार्टनर के बारे में और इवन खुद के बारे में, और चीज़ें काम डाउन होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेकंड, जो मुझे लगता है कि ठीक है आपको हर चीज़ बतानी चाहिए, लेकिन हर चीज़ भी नहीं बतानी चाहिए जिससे वो भी प्रेशराइज हो जाए या मैं भी प्रेशराइज हो जाऊँ। बट हाँ, कम्युनिकेशन द बेस्ट की, जो बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसा आपने बताया, जहाँ पे भी आपका पीस, सेफ पॉइंट, जहाँ भी आपको लगता है आफ्टर ब्रेकअप, आपको उस जगह पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उसकी हैप्पीनेस फील होती है। और इसमें एक चीज़ मुझे और ऐड ऑन करनी है, शायद वो इसी के पार्ट ही है। एक सर्कल मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी सर्कल में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, खासकर अच्छा सर्कल, नॉट जो आपको दोबारा उस चीज़ के बारे में याद दिलाए, चाहे वो एक पर्सन भी हो सकता है सर्कल में, आपका फ्रेंड, बहन, कोई भी। उसके साथ टाइम स्पेंड करने से यू फील मच बेटर।
कोई कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होता है। बट लिटरली मुझे अभिजीत आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके, इतनी सारी Thank you. इन्फॉर्मेशन मिली जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम जिस स्ट्रेस लेवल पे हैं, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में मैंने बताया कंपटीशन इतनी चीज़ें, हम इन चीज़ों पे फोकस करना भूल गए हैं, अपनी रिलेशनशिप पे फोकस करना भूल गए हैं। हम वो सब चीज़ें काम के बारे में ज़रूर बात करेंगे, तेरा कैसा काम गया था, मेरा, पर अपनी कभी रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करेंगे कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए, कैसे हम इसे और अच्छा करें, एक्सप्लोर कैसा करें। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं ट्राई करता हूँ मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ, मैं उस चीज़ें पे फोकस नहीं करता। ठीक है, काम दिन अच्छा गया, ओके, मेरा दिन अच्छा गया, ठीक है, नेक्स्ट हमें शायद करना चाहिए कि हम इस दिन मिल रहे हैं तो हम क्या अच्छा कर सकते हैं। वो एक्साइटमेंट बनी रहती है उस दिन के लिए कि यार संडे हमें मिलना है, तो वो जो एक्साइटमेंट है ना संडे तक की, हमें ये सब चीजें करनी, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे बात करना। इसलिए नहीं संडे जाके अच्छा चलो घूमने चल रहे हैं, बेटर है ना मंडे से थोड़ी थोड़ी बात करो छोटे छोटे पॉइंट्स पे। शायद ये चीज मेरे हिसाब से अच्छी बिल्ड करे रिलेशनशिप में। और लास्ट कोई भी चीज अभी चीज जो आप हमारे लिसनर या देखने वाले लोग जो व्यूअर्स होंगे, कुछ भी आप कहना चाहो, कोई भी दो बातें जो आपको अच्छी लगे आप बता सकते हो, प्लीज बोलो। हाँ, तो आई थिंक मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ की शुरुआत खुद से होती है। सिर्फ क्या चाहिए वो जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। खुद का इमोशनल बकेट फुल रखो। उसके लिए जो करने की ज़रूरत है, खुद के लिए टाइम लेना हो, हॉबीज़, इंटरेस्ट जो भी करना हो, वो करो। अगर खुद में वो इमोशनल बकेट जब आपका फुल होगा, तभी आप किसी और को अपने इमोशंस ठीक से इन्वेस्ट उनमें कर पाओगे, उनको दे पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इतना ही बोलूँगा, लाइफ है, अगर सिर्फ ज़िंदा होके पता नहीं कैसे जिया और मर गए इतनी होती, तो उसमें कोई मज़ा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें व्हेन इट कम्स टू ऑल द इमोशंस, ऑल दीज़ इमोशंस, ये सारे बहुत ब्यूटीफुल इमोशंस हैं। भले वो गुस्सा हो, भले वो प्यार हो, भले वो खुशी हो, इन सारे इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्लोर करो, उनको एक्सपीरियंस करो, महसूस करो एंड लर्न थ्रू दिस ऑल दिस। हाँ, होने दो हार्ट टेक्स, हार्ट ब्रेक्स, हार्ट एक होने दो, हार्ट ब्रेक होने दो, ब्रेकअप होने दो, जो होना है होने दो। बट जब तक सांस चल रही है, तब तक जिंदगी है। Simple as that. So just keep living and keep growing. थैंक यू सो मच, जो भी आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा शायद हमारे साथ बात करके। मैं बहुत ट्राई ज्यादा। करूंगा। After these 2-3 sentences, I was waiting for that कि जैसे तुमने vote of thanks दिया मैं कब दूँ, इसलिए मैं रुका हुआ था कि कुणाल, this was a wonderful opportunity because you know एक बात होती है कि मैं कितना भी बोलूँ इमोशनल फिटनेस, रिलेशनशिप कोच, बहुत सारे काउंसलर्स, अच्छे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट भी बाहर हैं, बट आज हम ये सारे जो लोग हैं, हमको आज भी ये पता है कि व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस, अपने इमोशंस के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते, आज भी लोग उतना खुल के और डेफिनेटली प्रोफेशनल से बात नहीं करते। सो इवन इफ आई वांट टू से कि यू कैन रीच आउट टू मी एंड ऑल दैट, बट ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि लेट्स टॉक स्पेसिफिकली अबाउट दिस, मैं उसके लिए तुमको एक्चुअली राउंड ऑफ अप्लॉज दूंगा बिकॉज it's beautiful to see that you want to bring that out and say कि इसके बारे में सिर्फ बात करना जरूरी नहीं है, इसके बारे में समझना जरूरी है और इसको एक्सपीरियंस करना जरूरी है। So it was a wonderful experience that I had with you. The way you have connected and communicated with me, वो इतना कैजुअल और इतना इनफॉर्मल था कि पूरा इंटरव्यू या ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड की जैसा लगा नहीं। It was very raw as you said and that was the most beautiful part of this podcast. थैंक यू। सो नेक्स्ट टाइम विल टॉक, जब भी हम बात करेंगे दोबारा से पॉडकास्ट कनेक्ट करके, तो हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस पे, बिकॉज ये पॉडकास्ट होना बहुत बड़ा हो जाता है। एंड देन सेकंड ना विल ट्राई, आप कभी भी जब दिल्ली आएंगे तब हम बात करेंगे फेस टू फेस, एक और पॉडकास्ट, मतलब टोटल मैं आपसे करूंगा 2 पॉडकास्ट हो, एक फिजिकल फिटनेस के और एक लाइव, जहाँ पे हम वन ऑन वन, राइट? तो मिलते हैं आपसे, बाय। जरूर, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।